हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे थे करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज, जिसमें लगभग 990 प्लस क्वेश्चन हैं, यानी 1000 एमसीक्यूज हैं। और अगर आप देखेंगे कि ये आपकी समीक्षा अधिकारी पेपर को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस, इन तीनों ही बड़े एग्जाम्स को ध्यान में रख के कराया जा रहा है। और इसमें गवर्नमेंट वेबसाइट, न्यूज़पेपर कटिंग और साथ ही साथ जो मैगजीन आती है, जैसे क्रॉनिकल हो गई, प्रतियोगिता दर्पण हो गई, घटनासार हो गई, घटनाचक आई दृष्टि हो गई, ये सभी कंटेंट को समाहित करते हुए ही एमसीक्यूज बनाया गया है। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को आई दृष्टि और घटनासार ये ईयरली और हाफ ईयरली दोनों कंप्लीट कराई थी, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। और उसके बाद जब आप ये एमसीक्यूज कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जा रही होंगी। और जिन लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे आई दृष्टि की मैराथन क्लासेस भी हैं, सेक्शन वाइज क्लासेस भी हैं, आप उसे भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 501 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 501 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इससे पहले 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चीन ने विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है। इसे सेट्रोवा 1.0 या कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है। आगे सेट्रेवो ट्रेनों को 140 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति के साथ डिजाइन किया गया है, तो यह भी सही है। अब होगा क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने केवल आई दृष्टि पढ़ी होगी, या जिन्होंने केवल क्रॉनिकल पढ़ी होगी, जिन्होंने केवल घटनासार पढ़ी होगी, तो उन्हें लग रहा होगा कि सर कुछ क्वेश्चन हमारे सर के ऊपर से बाउंस हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनर को नहीं पता है, एग्जामिनर को तो वो क्वेश्चन पता होंगे तो वो तो पूछ लेगा एग्जाम में। इसीलिए आपको एमसीक्यू सीरीज कराया जाता है, ताकि जो भी टॉपिक आपके छूट गए हो बाय डिफॉल्ट करंट अफेयर्स के, वो सभी कुछ एमसीक्यूज में डिटेल के साथ कंप्लीट हो जाने चाहिए। आगे देखते हैं, यहां पर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 502। जुलाई 2024 में हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो पहला कार्यक्रम किया गया था वो तो हुआ था भैया न्यू दिल्ली में, लेकिन जो दूसरा जुलाई में किया गया था ये प्रयागराज में हुआ था। डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस दिशा के तत्वाधान में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम 16 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में किया गया। और पहला कहां हुआ था? जनवरी 2024 में न्यू दिल्ली में हुआ था। यह कार्यक्रम भारतीय संविधान को अपनाने और भारत के गणतंत्र बनने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर मनाया गया था। अभियान का उद्देश्य है कि संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता को फैलाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो भैया हमारे भारत ने जीता है। रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता, भारत ने जीता। लेकिन किसको हराया दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका को हराया। तो यहाँ पे आप देखोगे आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने 2024 का खिताब जीत लिया, जो कि वेस्ट इंडीज और यूएसए की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया गया था। यहाँ पे कुछ उनसे संबंधित कुछ पुरस्कार भी हैं। अगर आप देखोगे भारत ने इससे पहले T20 वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में 2007 में जीता था। और ये जो जीतने वाला संस्करण था ये 9वां संस्करण था, क्योंकि 2007 से इसकी शुरुआत भी की गई थी। इसका आयोजन 1 से 29 जून 2024 को हुई। मेजबान देश थे वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें कुल 20 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। फाइनल में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को मिला था, जिन्होंने 70 प्लस रन बनाए थे। और मैन ऑफ द सीरीज, पूरी इस वर्ल्ड कप सीरीज में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की गई थी जसप्रीत बुमराह के द्वारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 504। कोलकाता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 109वें स्थापना दिवस के अवसर पे भारत के जीव जंतु चेकलिस्ट पोर्टल का शुभारंभ किया गया। और इस कदम के साथ भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जो अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की एक सूची तैयार की है। यानी जितने भी जीव जंतु हैं सबकी एक लिस्ट तैयार की गई है। और ये दोनों स्टेटमेंट आपको सही है। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये पीडीएफ पूरी तरीके से फ्री होती है, मैं पोस्ट कर दूंगा। हालांकि एक हफ्ते पहले मैंने पोस्ट किया था पहली क्लास के दौरान, आज फिर इसको पोस्ट कर दूंगा ताकि आप लोग डाउनलोड कर सको। आगे देखते हैं, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को वर्ष 2030 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए मेजबान देश घोषित किया? तो फ्रांस में होगा। ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2030 में होने वाले विंटर ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस के फ्रेंच आल्प्स और 2034 की मेजबानी अमेरिका के सेंट सॉल्ट लेक सिटी को सौंपने का फैसला किया है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
चलिए क्वेश्चन नंबर 506 कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि सर डिस्प्ले पे थोड़ा प्रॉपर नहीं दिख पाता है उनको या छोटा दिखता है, तो अब जरा जूम कर दिया तो आराम से दिखेगा। प्रश्न आपका है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भुवन पंचायत पोर्टल संस्करण 4.0 और राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस संस्करण 5.0 लॉन्च किया है और इन दोनों जियो पोर्टल को डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए केवल पहला स्टेटमेंट ही आपका सही रहेगा क्योंकि इसको डीआरडीओ नहीं बल्कि इसरो के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न होगा, तेलंगाना में वृक्ष पुरस्कार यानी कि वृक्ष पुरुष पुरस्कार 2024 किसे दिया गया या किसे सम्मानित किया गया? तो एन बलराम जी को, क्योंकि अगर देखें सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एन बलराम को ग्रीन मैपल फाउंडेशन के द्वारा, किसके द्वारा? ग्रीन मैपल फाउंडेशन के द्वारा तेलंगाना के वृक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें 6 जिलों में व्यक्तिगत रूप से 18,000 से अधिक पौधे लगाने और लगभग 35 लघु वन होते हैं उन्हें विकसित करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट 508 पर देखते हैं, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा निर्माण पोर्टल। केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने की उत्कृष्ट एक पहल को शुरू किया है। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखते हैं 509। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अगर अब आपको डिस्प्ले पे प्रॉपर शो कर रहा हो पूरा क्वेश्चन तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा। और अगर पहले की ही तरह चाहिए कि दोनों साइड के क्वेश्चन आपको दिखे एक साथ तो आप फिर उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं स्वास्थ्य नगरम परियोजना, ये यहाँ पे पूछा रहा है कि कुछ परियोजनाएं हैं और यहाँ पे संबंधित राज्य हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये योजनाएं शुरू की गई हैं तेलंगाना के द्वारा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना तो ये राजस्थान के द्वारा शुरू की गई है। गवाह सुरक्षा योजना असम के द्वारा और श्रमिक बसेरा योजना ये आपके गुजरात के द्वारा शुरू की गई है। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत का कौन सा संस्थान तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है? यानी भारत का एक संस्थान ऐसा है जो तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है जो घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 511, यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। और विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की जो थीम है, किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना, यानी कि हम किसी भी व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ेंगे या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी काउंटिंग नहीं होगी। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही है, 1 और 2 दोनों सही है और 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, किस राज्य ने निर्माण श्रमिकों को अस्थायी आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया? अभी मैंने आपको बताया कि गुजरात में शुरू की गई है। गुजरात राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से अस्थिर, विशेष रूप से मजदूरों को अस्थायी आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए श्रमिक बसेरा योजना 2024 शुरू की। बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये कि जो अस्थायी आवास एक तरीके से दिया जाएगा तो उनके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है? हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है? तो शुक्र पर भेजा है। नासा ने मिस्सी इलियट के 1997 के हिट गाने द रेन अर्थात सुपर डुपर फ्लाई को शुक्र ग्रह की अंतर्ग्रही यात्रा पर भेजा है, जो हिप हॉप के लिए एक ऐतिहासिक पहला कदम होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की, कि हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है, जिसको हम लोग मॉस्पी भी बोलते हैं, इसके द्वारा राष्ट्रीय लेखाओं के लिए आधार वर्ष के संशोधन की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई है। तो जो मॉस्पी मंत्रालय वो क्या कर रहा है कि जो राष्ट्रीय लेखाओं की जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसके लिए बेस ईयर को चेंज करना है। और इस 26 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता आर्थिक विकास संस्थान के पूर्व प्रोफेसर विश्वनाथ गोल्डर जी के द्वारा की जाएगी। बिल्कुल सही, दोनों ही बातें सही हैं। यानी अगर आप देखोगे कि अब राष्ट्रीय लेखाओं के लिए एक आधार वर्ष चेंज करने के लिए कमेटी बैठाई गई है, जिसमें कौन कौन से बेसिस आएंगे, तो यह समिति राष्ट्रीय खातों के लिए एक नए आधार वर्ष की सिफारिश करेगी, जो संभवतः थोक मूल्य सूचकांक अर्थात कि WPI हो जाएगा, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसमें केवल किसको शामिल किया था? गुड्स को शामिल किया था, वस्तुओं को। फिर उत्पादक मूल्य सूचकांक अर्थात कि ये प्रोड्यूसर्स पे आधारित हो जाएगा, PPI जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। और तीसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको हम लोग CPI बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आती हैं।
इन जैसे सूचकांकों के साथ रेखांकित की जाएगी। अगर वर्तमान में आप देखोगे तो इनका आधार वर्ष 2011-12 है, लेकिन अब इसमें इसे 2020-21 बनाने का प्रस्ताव किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान पार्क खोला गया है? तो ये उत्तराखंड में खोला गया है, क्योंकि ये एक तरीके से मतलब पहाड़ी जो है कि पौधा है, यानी पहाड़ी वृक्ष है। उत्तराखंड में देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान की स्थापना की गई है। मुनस्यारी गांव में स्थित इस उद्यान में फूलों की 35 प्रजातियां हैं, जिनमें 5 सिर्फ उत्तराखंड में ही पाई जाती हैं। और रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम फूल की एक सबसे पसंदीदा किस्म भी है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 516 है कि जयपुर सैन्य स्टेशन भारत में दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है जिसमें प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई गई है। मतलब क्या कह रहा है कि जयपुर का जो सैन्य स्टेशन बेस है वो भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन बेस बन गया है, जिसमें प्लास्टिक के कचरे से क्या किया जा रहा है, सड़क बनाई गई है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? प्लस प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क वाला पहला सैन्य स्टेशन असम के गुवाहाटी में नारंगी सैन्य स्टेशन था, जिसे 2019 में बनाया गया था। तो यहाँ पे दोनों ही सही है। अर्थात क्या कहा जा रहा है, जो हमारा मिलिट्री बेस होता है ना, सैन्य स्टेशन जिसे हम कहते हैं, वहां पे जो भी सड़कें होती हैं उसे प्लास्टिक के कचरे से बनाया जाता है। तो पहला तो असम के गुवाहाटी में नारंगी सैन्य स्टेशन बन गया और दूसरा जयपुर में। तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। और पारंपरिक सड़कों की तुलना में प्लास्टिक कचरे से बनी सड़कें अधिक टिकाऊ होती हैं और कम टूट फूट झेलती हैं और स्थिरता बढ़ाती हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रोशनी नाडर मल्होत्रा जी को सम्मानित किया गया। ये HCL टेक्नोलॉजी, किसकी? HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्षा हैं और इन्हें रोशनी नाडर जी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर या नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया? तो पी गीता को सम्मानित किया गया। किससे? के सरस्वती अम्मा पुरस्कार। और ये पहला जो है कि पुरस्कार है। ये लेखिका, आलोचक और नारीवादी कार्यकर्ता पी गीता को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके लिए के सरस्वती अम्मा पुरस्कार, जो कि नारीवादी अध्ययन के लिए विंग्स महिला एकीकरण और खेल के माध्यम से विकास किया गया, अर्थात ये केरल के द्वारा स्थापित किया गया। तो ये पुरस्कार कौन देता है? केरल सरकार के द्वारा या केरल के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका 519 नंबर पे कि दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज किया और फ्रीडम एज नामक 3 दिवसीय अभ्यास दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू में हुआ। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। अगर देखा जाए तो पहली बार हुआ कि तीनों पक्ष मिलकर एक बहुक्षेत्रीय अभ्यास कर रहे हैं, मल्टी सेक्टोरल मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिनको फ्रीडम एज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही बातें आपकी सही हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 520 नंबर पे। किसने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग के फीचर को लॉन्च किया? सेफ्टी रिंग के फीचर को, तो ये हो जाएगा आपका पंजाब नेशनल बैंक। साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने सेफ्टी रिंग सिक्योरिटी फीचर पेश किया है। यह वैकल्पिक तंत्र अनाधिकृत पहुंच के खिलाफ सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य इसके इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए संभावित वित्तीय नुकसान को कम करना है। अर्थात कि कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रदान करती है। जैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं ना, जीमेल आईडी पे होते हैं, व्हाट्सएप पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, तो उसी तरीके से एक और इसमें अकाउंट में सिक्योरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंची सिंकुल्ला सुरंग के निर्माण का वर्चुअल उद्घाटन किया और सुरंग का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया। तो जब यहाँ पे देखो, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितनी भी आपने सुरंग पढ़ी हैं उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रोल नहीं होता, बल्कि किसका होता है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का योगदान होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पर भी केवल पहला स्टेटमेंट तो सही है कि सिंकुल्ला सुरंग 4.1 किलोमीटर लंबी है, जो ट्विन ट्यूब संरचना है, जो कि नीमू पदुम दराचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। लेकिन इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा बनाया गया है। चाहे आप सेला सुरंग को देख लो अरुणाचल प्रदेश की, या फिर अलग अलग सुरंगें, जितनी भी सुरंग बनाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों, मुख्य रूप से BRO ही बनाता है, क्योंकि इसके जो कर्मचारी होते हैं, इसके जो स्टाफ होते हैं, इसके जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे सुरंग बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारत दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो गगन नारंग जी को नियुक्त किया गया था। किसको? गगन नारंग जी को।
अंतरिक्ष स्पेस वॉक के लिए आम नागरिकों को शामिल करने के लिए पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। स्पेस एक्स का पोलारिस डॉन मिशन ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से 4 प्राइवेट एस्ट्रोनॉट को स्पेस में लेकर जाएंगे, और पोलारिस डॉन मिशन के बारे में मैंने आपको बताया भी था। और इसके तहत यात्री अपने खर्चों पर अंतरिक्ष में क्या करेंगे? अंतरिक्ष में जाकर स्पेस वॉक करेंगे। तो यहाँ पे दोनों बातें हो गई। आगे देखते हैं, फिलीपींस को संयुक्त राष्ट्र वार्ता द्वारा बनाए गए लॉस एंड डैमेज फंड के बोर्ड की मेजबानी के लिए चुना गया। ये जो लॉस एंड डैमेज फंड होता है ना दोस्तों, ये आपके COP 28 में शुरू किया गया था, लागू कर दिया गया था। इसमें क्या था कि जो विकासशील देश हैं जिनको पर्यावरणीय जोखिम हो रहा है, उनमें जो है कि हम फंडिंग करेंगे, वित्त पोषण करेंगे, और यह वैश्विक तापन के प्रभाव से उबरने और पुनर्निर्माण के लिए देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो देखो दोनों बातें सही है कि नहीं? दूसरा तो सही है, लेकिन अगर पहले की बात करें कि क्या फिलीपींस को इस बोर्ड की मेजबानी के लिए चुना गया, वैसे देखा है तो लॉस एंड डैमेज का जो रेगुलेशन करेगा वो वर्ल्ड बैंक करेगा अगले 4 साल के लिए। लेकिन कंट्री की अगर हम बात करें तो ये फिलीपींस भी सही है। यहाँ देख सकते हो आप कि इस कोष की स्थापना 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख COP 27 में की गई थी, लेकिन अगर इसके हम लागू होने की बात करें तो COP 28 में इसको लागू कर दिया गया, जो दुबई में हुआ था। यह एक वैश्विक वित्तीय पैकेज है जिसमें जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का सामना करने वाले देशों के बचाव और पुनर्वास के संबंध में दिया जाएगा। तो यही चीज मैंने बताई आपको। एक्सियोम 4 मिशन क्या है दोस्तों? एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है? तो नासा ने की है। और ये मैंने बताया था कि जो गगनयान के जो 2 लोग जाएंगे वो इसमें रहेंगे। तो यहां पर समझ लेते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 को इस वर्ष के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए एक्सियोम मिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। और इन दोनों के नाम आपको कमेंट सेक्शन बताने, क्योंकि मैंने आई दृष्टि शॉर्ट नोट्स करंट अफेयर्स में पढ़ाया है। जुलाई 2024 में गिग वर्कर्स के लिए विधेयक लाने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये आपको बताना है। यहाँ देखोगे कर्नाटक राजस्थान के बाद गिग वर्कर्स के लिए कानून लाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। सबसे पहले इनके लिए राजस्थान कानून लेकर आता है, फिर दूसरा इसमें हो जाता है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 527 नंबर पे अगर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है, और यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय यानी UNCLOS के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी एक स्टेटमेंट सही है, दोनों ही सही हो जाएंगे। यहाँ पे देखा जाए तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस समझौते पर भारत के कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा, जो समुद्री संरक्षण में भारत की भूमिका और इसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र से परे क्षेत्रों में इसकी रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे जून 2024 में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व में। पेंच टाइगर रिजर्व आपके MP और महाराष्ट्र इन दोनों में ही इसका विकास है। लेकिन 26 जून 2024 को महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली शुरू की है। तो कौन से वाले हिस्से में? महाराष्ट्र वाले हिस्से का। चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 529, इसको पढ़ेंगे कि वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA में किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक को तैनात किया गया था। इसकी जो थीम थी भागीदार, एकीकृत और तैयार, यानी कि पार्टनर्स इंटीग्रेटेड हैं और रेडी हैं हर एक चुनौतियों से लड़ने के लिए। नेक्स्ट है 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख मनोज यादव जी ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो संज्ञान ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF के जो महानिदेशक हैं
कौन है आरपीएफ के महानिदेशक? मनोज यादव जी ने संज्ञान ऐप का शुभारंभ किया, जिसे आरपीएफ तकनीकी टीम ने डिजाइन किया है। इसमें जो 3 नए कानून आए हैं आपराधिक, जो कि पुराने ही कानून थे, बस इनका नामकरण चेंज किया गया और इसमें कुछ प्रोविजंस को, प्रावधानों को बदल दिया गया। जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो ये तीनों ही जो कानून है, इसके लिए आप लोग संज्ञान ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर वगैरह से, तो वहां से आप इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 531 को देख लेते हैं। यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना? अडानी समूह बना। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने घोषणा की है कि यह समूह आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का प्रमुख प्रायोजक होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 532 है, भारत और डेनमार्क ने छोटी नदियों के पुनरुद्धार और प्रबंधन में उत्कृष्टता लाने के लिए वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। तो बिल्कुल सही है। तो आपको ये समझना है कि भारत ने किसके साथ समझौता किया इस मामले में? डेनमार्क से समझौता किया। कहाँ पे इसकी लैब स्टैब्लिश होगी? प्रयोगशाला वाराणसी में। दूसरा आप देखोगे, इस प्रयोगशाला का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में यमुना की एक सहायक नदी वरुणा को पुनर्जीवित करने के लिए दोनों देशों की विशेषज्ञता का लाभ उठाना है। तो अगर आप लोगों को पता होगा बनारस के, आप रहने वाले होंगे आसपास, तो बनारस का जो नाम पड़ा है ना दोस्तों, वो इन 2 नदियों पे पड़ा है, वरुणा प्लस अस्सी, या अस्सी भी बोलते हैं, अस्सी, ठीक है। अस्सी मोहल्ला जो एक मूवी थी सनी देओल की, अस्सी घाट भी बनारस में, इन दोनों को ही मिलाकर वाराणसी नाम पड़ा है। और वाराणसी में ये दोनों नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं, न कि यमुना की, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होता है, केवल पहला ही सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा भी है कि इस प्रयोगशाला का उद्देश्य 2-3 वर्षों के भीतर टिकाऊ तरीकों का उपयोग करके उत्तर प्रदेश में गंगा की एक सहायक नदी वरुणा को पुनर्जीवित करने के लिए दोनों देशों की विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा, जिसमें भारत सरकार, आईआईटी बीएचयू और डेनमार्क की भागीदारी वाली त्रिपक्षीय पहल स्थायी नदी प्रबंधन पर केंद्रित है। तो भारत सरकार तो शामिल रहेगी ही, डेनमार्क की सरकार शामिल रहेगी, साथ में हमारा बनारस का ही आईआईटी बीएचयू भी इसमें योगदान देगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पुराने सौर कैलेंडर की खोज कहां पे की गई? तुर्की में की गई है। कहां पे? तुर्की में। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो जिसकी एक्सप्लेनेशन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बस आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना होता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि 1000 क्वेश्चन है तो 1000 में ही सारे 1000 क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन स्किप भी होंगे ना, केवल हमें तो 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ा देना जरूरी है। नहीं तो आप लोग कहोगे सर आप छोड़िए मत एक भी प्रश्न, लेकिन उसकी व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं होती। फिर भी आप चाहते हो कि नहीं आपको व्याख्या पढ़नी है, तो पीडीएफ मैंने वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दी है, आप वहां से डाउनलोड करो और आप उस क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ सकते हो। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? आप समझ पा रहे हो कि अभी तक क्या होता है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो उस पर क्या होता है कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें, बस ये होता है कि जरूरत पड़ने पे किसानों से जब खरीदते हैं कुछ फसलों को तो एमएसपी पे खरीदते हैं, लेकिन अब कहा गया कि सभी फसलों को जो है कि खरीदा जाएगा, और इस तरीके का जो आश्वासन दिया है वो हरियाणा सरकार ने दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की घोषणा की है, और इस प्रकार यह देश में सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद करने वाला ये पहला राज्य बन जाएगा। उससे क्या फायदा होगा, जितनी भी फसलों की एमएसपी है, ठीक है, और अगर हरियाणा सरकार ये एश्योर करती है किसानों को कि हम जितना भी फसल आपसे खरीदेंगे वो सारे के सारे फसलों खरीदेंगे, सभी फसलों को, केवल गेहूं और चने को नहीं खरीदेंगे, गेहूं धान को नहीं खरीदेंगे, सभी फसलें खरीदेंगे हम एमएसपी पे, तो इससे क्या होगा, किसानों को एक फायदा होगा कि सरकार उन फसलों को भी खरीदेगी जिन फसलों को सामान्यतः मार्केट में कोई ज्यादा प्रेफर नहीं करता खरीदने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने चेक बाउंस मामलों के निपटान हेतु केरल के कोल्लम को में 24/7 ऑन कोर्ट्स नाम से भारत की पहली डिवीजन अदालत का उद्घाटन किया है। तो ये बात सही है, केरल में खोली गई, और डिजिटल अदालत केस फाइलिंग से लेकर फैसले और आदेश सुनाने तक पूरी तरह से ऑनलाइन काम करेगी। तो भाई डिजिटल अदालत जब नाम ही है तो केस भी फाइल होगा तो उसमें ऑफलाइन नहीं होगा वकील के माध्यम से, वो होगा ऑनलाइन ही। तो दोनों बातें यहाँ पे सही हो जाएंगी, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है, भगवान हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ किया गया? अमेरिका में। क्या नाम दिया गया? स्टैचू ऑफ यूनियन। अमेरिका के टेक्सास में प्रभु श्री राम के परम भक्त भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची प्रतिमा
स्थापित की गई है। और ये इस तरह की भगवान हनुमान की यह प्रतिमा अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा हो गई है। तो अमेरिका में 3-3 प्रतिमाएं हैं भगवान जी की। आगे देखते हैं यहाँ पे, अगस्त 2024 में नागालैंड आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नागालैंड सरकार और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने डीआरटीपीएस अर्थात कि ये जो आपका पैरामीट्रिक जो बीमा समाधान है, इसके लिए समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो समझौता हुआ है नागालैंड सरकार के साथ तो हुआ है, लेकिन ये बैंक इसमें नहीं रहेगी। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा किया गया, न कि आईसीआई। आपसे स्टेटमेंट में क्या दे रहा था? आईसीआई, लेकिन ये इसमें नहीं है, बल्कि इसमें तो एसबीआई है। आगे बात करते हैं 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? फीचर फिल्म का, तो ये हो जाएगा आपका आट्टम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करोगे तो बहुत सारे जो प्राइज हैं उनको देख लीजिए। जैसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आट्टम हो गई, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी हो गए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी पारेख हो गए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुराज बड़जात्या हो गए, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर हो गई। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रैंकिंग। किस राज्य ने गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए हर घर हर गृहिणी योजना पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये हरियाणा सरकार ने की है। इसमें क्या होगा, जो गरीब परिवारों को मात्र 500 रुपए के गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी कि गैस सिलेंडर को सस्ता करके 500 रुपए में इनको मिलेगा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है प्रश्न। 5 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी ने डिजिटल शक्ति अभियान के अंतर्गत डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। तो बिल्कुल सही। और एक प्रश्न और आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी हैं। इनकी जरा 2-3 लिस्ट याद कर लेना कि कौन कौन सी इसमें अध्यक्ष हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन यूनेस्को के सहयोग से किया जाएगा क्या? तो नहीं, यूनेस्को के सहयोग से नहीं है दोस्तों। अगर आप इसको देखोगे तो इसका उद्घाटन साइबर पीस फाउंडेशन, किसके द्वारा? साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को लक्षित करने वाले जो साइबर अपराध हैं इनके बारे में जागरूकता बढ़ाना और शिकायतों को दर्ज करने और उनका समाधान करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना। अब जैसे महिलाओं को लक्षित करने वाले साइबर अपराध कौन से होते हैं? जैसे अभी आप लगातार सुन रहे होगे बहुत सारे टॉपिक को, जैसे डिजिटल अरेस्ट हो गया, वैसे डिजिटल रेप होता है। तो डिजिटल रेप जो है कि किसका होगा? महिलाओं का ज्यादातर होगा। तो इसीलिए साइबर अपराध इनको टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे अपराधों को रोकना है। फिर इसी तरीके से उनके साथ फेक न्यूड पिक हो गई, न्यूड वीडियोस हो गई, कुछ इस तरीके के सीन क्रिएट किए जा रहे हैं, अपराध किए जा रहे हैं। तो इनको टारगेट करते हुए जो है कि रोकने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 9वें आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का आयोजन स्थल बांग्लादेश से किस देश को स्थानांतरित कर दिया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात को दे दिया गया है। और ध्यान देना है कि महिला T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, न कि पुरुष वाला तो हो ही चुका। तो यहां देखोगे, और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बांग्लादेश में अभी तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना जी को हटा के नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ध्यान है कि बांग्लादेश अभी भी प्रतियोगिता का मेजबान देश ही कहलाएगा, लेकिन सभी मैच यूएई में खेले जाएंगे। कहां पे? यूएई में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 542। 23 अगस्त 2024 को भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया और इसी दिन 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 2 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर उतरने की उपलब्धि हासिल की। तो देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को ही चंद्रयान 3 दोस्तों, चंद्रयान 2 नहीं, चंद्रयान 3 जो है कि सॉफ्ट लैंडिंग करता है चंद्रमा के साउथ पोल पे। तो दूसरा गलत हो गया, लेकिन पहला सही है, क्योंकि यही जो है कि पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। तो पहला सही है, लेकिन दूसरा गलत हो गया। और क्यों गलत हो गया ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे है, किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया? जो आपका पेरिस ओलंपिक 2024 समापन हुआ, तो उस समय ए और बी यानी कि मनु भाकर और PR श्रीजेश। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, मैंने कई जगह मनु को क्या लिखा है? मनु भास्कर लिखा है, ठीक है, और इसका रियल नेम क्या है? मनु भाकर। तो कोई बात नहीं, वो थोड़ी बहुत ह्यूमन एरर हो जाती है, ध्यान नहीं देती, एक बार जो नाम बैठ जाता है वही चलता चला गया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर भास्कर है कि भाकर है, तो मैंने उसको चेक किया, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी दोस्तों। क्वेश्चन का इंटेंशन याद रखो, बस एग्जाम में आपको आंसर देखना है, ठीक है। तो मनु भाकर जी हैं।
पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ भारतीय हॉकी टीम के दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश भारत के ध्वजवाहक होंगे क्या, थे भी। किसे अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार दूसरे वर्ष विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके शक्तिकांत दास, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे अगर आप कुछ और जानकारी कलेक्ट करना चाहते हो तो इसे आप पढ़ सकते हो कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा लगातार दूसरे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर के रूप में मान्यता दी गई है। अगस्त 2024 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गठित नवीन संसदीय समितियों के संदर्भ में सूचियों का मिलान करना है। जैसे यहाँ पे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम की समिति, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कल्याण पर समिति। तो यहाँ पे कौन कौन व्यक्ति जो है कि नियुक्त हुए हैं, और मैंने आई दृष्टि के जो प्रमुख चर्चित व्यक्ति थे, नियुक्तियां थी, ये उसमें पढ़ाया था मैंने। तो अगर यहाँ पे गौर से देखोगे तो लोक लेखा समिति के लिए केसी वेणुगोपालन जी हैं, प्राक्कलन समिति के लिए संजय जायसवाल हैं, सार्वजनिक उपक्रमों पर जो समिति बैजयंत पांडा जी हैं, अन्य पिछड़े वर्गों पर जो कल्याण समिति है वो गणेश सिंह जी हैं। चारों ही बातें सही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रथम 2024 में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की जाएगी। जो पहली बार बिम्स्टेक की व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी, जबकि बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो 1997 में ही बन गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। चलो यहाँ पे थोड़ा इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि प्रथम बिम्स्टेक जो है बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की जो पहल होती है, ठीक है, जैसे बिम्स्टेक की जो फुल फॉर्म होती है ये इस तरीके से है कि बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कॉपरेशन है। तो इसकी जो पहली व्यापार शिखर सम्मेलन की बैठक थी 6 से 8 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, और ये जो बैठक थी विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से, यानी कि CII। ठीक है, आगे देखते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। ये भी मैंने आई दृष्टि में आपको पढ़ा रखा है कि 15 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत सरकार युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही बातें सही हैं। और इसमें प्रति वर्ष दोस्तों एक टारगेट रखा गया है इसमें कि प्रति वर्ष हम 1 लाख उद्यमियों को क्या करेंगे, सुविधा प्रदान कराएंगे ऋणों की, और इस तरीके से अगले 10 वर्ष में हम लोग 10 लाख जो है कि युवा उद्यमियों को तैयार करेंगे। ये इनका टारगेट है। यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप देखोगे इस अभियान के तहत 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे प्रति वर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो सकेंगे, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि अगले दशक में 10 लाख MSME इकाइयां स्थापित हों या उन्हें विस्तार के लिए सहायता प्रदान की जाए। आगे देखते हैं टाइम पत्रिका की 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में भारतीय स्थानों को शामिल किया गया। कितने, तो इसमें 3 भारतीय स्थान शामिल हुए हैं। जैसे उसमें कौन कौन सा है, मुंबई स्थित बच्चों का एक अनोखा संग्रहालय इसमें शामिल है, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन म्यूसो हैदराबाद स्थित एक फैक्ट्री है, और मनम चॉकलेट तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित एक रेस्तरां। ये 3 जो है कि शामिल है इसमें। नेक्स्ट है ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है जो ऑनलाइन समन और वारंट जारी करता है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश डिजिटल समन और वारंट नियमों को औपचारिक रूप से देने वाला देश का पहला राज्य है, और मध्य प्रदेश ने नए कानूनों के अंतर्गत डिजिटल तरीके से समन और वारंट जारी करने की अनुमति दी है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे 29 जुलाई 2024 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फतेहपुर सीकरी में विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक सुविधा है, जिसे आगा खान संस्कृति ट्रस्ट के सहयोग से डिजाइन और निर्मित किया गया है। तो यहाँ पे देखो दूसरा तो केवल सही है, पहला गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये दोस्तों फतेहपुर सीकरी में नहीं था, बल्कि दिल्ली में स्थित जो हुमायूं का मकबरा है ना, उसे विश्व धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया वहां पर, न कि फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आगरा के पास है, लगभग 35 किलोमीटर के आसपास, जो अकबर ने बसाई एक तरीके से, लेकिन वहां पे नहीं था, बल्कि ये हुमायूं मकबरा जो दिल्ली में स्थित है वहां पर था। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण मुंबई में भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा विकसित कर रहा है। कैसी, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर जो है कि एक्सपोर्ट जो जोन होगा, इसकी बात की जा रही है। आगे बात करेंगे भारत ने किस देश के साथ आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था, क्या नाम है इसका, आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था अर्थात कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो ये अमेरिका के साथ किया है।
यहाँ पर देखोगे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 नए रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था और संपर्क के असाइनमेंट के संबंध में समझौता ज्ञापन किया है। इस तरीके से भारत 18वां देश हो गया जिसने अमेरिका के साथ इस तरीके के समझौते हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा विकसित 61 फसलों की 109 नई किस्मों का अनावरण किया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और 109 नई फसल किस्मों में 34 खेती की फसलें और 27 बागवानी की फसलें शामिल हैं। तो नहीं मेरे भाई, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहला स्टेटमेंट तो नहीं, यहाँ पर एक चीज मिस्टेक हो रही दोस्तों कि यहाँ पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये पहला वाला ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो विकसित 61 फसलों की 109 किस्म थी उनका अनावरण किया, न कि राष्ट्रपति जी ने। अब यूपीएस की बात कर लो भैया। ये रही यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। इसको भी पूरा डिटेल से बताया था मैंने। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने केंद्र की संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस को लागू करने को मंजूरी दे दी और केंद्र की इस योजना को अपनाने राज्य लागू करने वाला महाराष्ट्र राज्य पहला हो गया है। और महाराष्ट्र में यूपीएस को मार्च 2024 से लागू माना जाएगा। तो यहाँ पे ये राष्ट्रीय पेंशन योजना हटा के यूपीएस आपको लिखना है। ठीक है, देखो इंग्लिश में तो यूपीएस लिखा भी है यहाँ पे। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 के संदर्भ में 30 एवं 31 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का चौथा संस्करण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया। बिल्कुल सही है। क्या? नहीं। इस सम्मेलन का विषय अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन है। तो अब देखो दोनों में से पता है, दूसरा तो सही हो गया, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि ये लखनऊ में नहीं था बल्कि भोपाल में था। कहाँ पे था ये? भोपाल में। तो ये लखनऊ नहीं था, भोपाल। और भोपाल कहाँ पड़ता है? आपके एमपी में पड़ता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? तो 39वें स्थान पे है। जबकि पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? तो यूएसए है। ठीक है, यूएसए हो जाएगा। देखो यहाँ पे पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे पे स्पेन, तीसरे पे जापान और भारत को 39वीं रैंक मिली है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे 15 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में लाल किले से 78वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना लगातार 11वां स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया। 2024 के स्वतंत्रता दिवस की जो थीम थी समृद्ध भारत सशक्त भारत, तो कौन सा सही है? केवल पहला सही है, क्योंकि दूसरे की जो थीम थी वो समृद्ध भारत नहीं थी बल्कि थी विकसित भारत @2047, यानी वो 2047 तक का विजन अपना रहे हैं। नेक्स्ट है अगस्त 2024 में किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए भारत का पहला 24/7 अनाज एटीएम लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा ओडिशा। इसका मतलब क्या हो गया? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाभार्थियों को 24/7 खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए भारत का पहला 24x7 अनाज एटीएम रहेगा, जिसे अन्नपूर्ति कहा जाएगा और ये ओडिशा में स्थापित होगा। ठीक है, तो ये हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया? शताब्दी स्मारक सिक्का, तो ये हो जाएगा एम करुणानिधि। कौन थे ये? 18 अगस्त 2024 को चेन्नई में तमिलनाडु के पूर्व 5 बार मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, एम करुणानिधि जी की जन्म शताब्दी के अवसर पे एक स्मारक सिक्का जारी किया गया। नेक्स्ट आपका प्रश्न 3 से 16 अगस्त 2024 के मध्य नई दिल्ली में जनपथ में स्थित हथकरघा हाट में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में विरासत प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय हैंडलूम विकास निगम लिमिटेड के द्वारा आयोजित किया गया। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेन्नई में मनाया गया था और हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है और शायद इसी दिन भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। भारत के विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया? मुनाल उपग्रह की बात हो रही है, तो ये रहेगा आपका नेपाल का। ये जो उपग्रह वो नेपाल का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 562 नंबर पे देखते हैं। केंद्र सरकार ने 2027-28 तक 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय से ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड साइट्स पर 7 पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान, जिसे हम पीएम मित्रा योजना भी कहते हैं, इस पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। और पीएम मित्र पार्क का आरंभ 2021 में वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन जो 7 जगह अनाउंस की गई हैं वो सुन लीजिए जरा
कि सरकार ने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना के लिए तमिलनाडु में विरुधुनगर, तेलंगाना का वारंगल, गुजरात के नवसारी, कर्नाटक का कलबुर्गी और मध्य प्रदेश में धार, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, महाराष्ट्र में अमरावती जैसे 7 स्थलों को चुना है। दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो ये कर्नाटक में किया गया। इसका मतलब क्या है कि दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू 25 अगस्त को कर्नाटक के बीआर हिल्स स्थित जनजातीय स्वास्थ्य संसाधन केंद्र में लॉन्च किया गया है। यहां पे आप देखोगे अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया? तो बिहार ने कर दिया है। बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है और उनकी अचल संपत्तियों का ब्यौरा बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आगे देखते हैं, 26 जुलाई 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते का उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच पुरासेस की अवैध तस्करी को रोकना है। तो देखो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि यहां देखो कि 26 जुलाई 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ये सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, न कि फ्रांस से। तो ये जो समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था यूएसए के द्वारा हुआ था और भारत यूएसए के बीच पुरावशेषों की अवैध तस्करी पर रोक लगाना है, न कि भारत और फ्रांस का। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने कितने साल पूरे कर लिए? तो आपको अगर पता होगा कि जनधन योजना 2014 में शुरू हुई थी या दोस्तों 2015 में शुरू हुई थी, बताइए। तो ये शुरू हुई थी आपके 2014 में, तो इसीलिए अब इसके पूरे 2024 में 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। यहाँ पे आप इसकी डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊं तो कि दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना को 28 अगस्त 2024 को 10 साल पूरे हो चुके हैं और इसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाना था। अगर हम वर्तमान की बात करें, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आंकड़े दिए हैं कि 14 अगस्त 2024 तक प्रधानमंत्री जनधन खाते के कुल खाता धारकों की जो संख्या हो गई वो 53.13 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, जिसमें 55.6% या यूं कहें कि 29.56 करोड़ तो महिलाओं के नाम से खाते चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यूक्रेन यात्रा के संदर्भ में वर्ष 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है, बिल्कुल सही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन को 4 भीष्म यानी सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल क्यूब उपहार में दिए थे, तो यह भी सही है। और ये दोनों ही पॉइंट मैंने आपको आई दृष्टि शॉर्ट नोट्स में बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूक्रेन में फ्लाइट से जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि रशिया के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, मतलब फ्लाइट वगैरह या यूं कहें कि बम वगैरह फेंके जाते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी एक विशेष ट्रेन रेल फोर्स 1 से पोलैंड की यात्रा के समाप्ति के बाद 23 अगस्त को 7 घंटे के संक्षिप्त आधिकारिक दौरे पर यूक्रेन पहुंचे थे और वहां पे कीव में स्थित जो यूक्रेन की राजधानी ओएसिस ऑफ पीस पार्क में स्थापित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का श्रद्धांजलि दी या यूं कहें कि माल्यार्पण किया। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदल के अब क्या कर दिया? गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉल दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया है। और 2023 में जो राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन था, इसका नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 को देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा था? तो 25,000। 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। फिर यहाँ पे बात करेंगे फोर्ब्स के द्वारा प्रकाशित फोर्ब्स क्लाउड 100 जो सूची है 2024 में भारतीय पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म रोजर पे को शामिल किया गया है। दूसरा, बेंगलुरु स्थित रेजर पे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड की सूची में 40वां स्थान मिला है, तो इसको 70वां स्थान मिला था, जबकि पिछली बार 49 नंबर पे था। तो कौन सा सही नहीं है? दूसरा सही नहीं है, बाकी पहला सही है। तो यहाँ तक दोस्तों आज हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। कल से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 571 के साथ पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, साथ ही साथ मैं इसकी पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा, क्लास के साथ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।